हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, जो पिछले बार कम से कम 100 बार पूछा गया होगा और आगे भी पूछा जाएगा। सबको पता होना चाहिए कि आजकल साइंस का बहुत महत्व है। हर एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन 20-25 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इजी से बताएंगे कुछ भी। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फर एटम? हमको बताना, इसमें सल्फर का वैलेंसी बताना। 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा या 8 होगा? बताइए। पहले थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए। चलिए बताते हैं। देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 8 6 होगा। ठीक है, 2 8 6। ये जो लास्ट वाला नजर आ रहा है 6, इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो आउटमोस्ट सेल में आता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान से रहिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और देखिए, आपका एगो ट्रिक्स, यहाँ क्या पूछा था? वैलेंसी पूछा था, ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा था। ठीक है, तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको एक ट्रिक्स याद रखिएगा। ठीक है, जहां आपको 5 6 7 और 8 नजर आ जाए, ठीक है, आप क्या कीजिएगा? 8 से माइनस कर दीजिएगा। यहाँ आपको 6 नजर आ रहा, तो 8 माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा? तो आपका 2 आएगा। यही आपका वैलेंसी है। क्या है? यही आपका वैलेंसी है। ठीक है, ओके। और जो सल्फर है ये किस ग्रुप में है? तो ये आपका 16 ग्रुप में। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? तो उसमें सबका वैलेंसी 2 ही आएगा, याद रखिएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही आएगा। ठीक है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 8 आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 और 6 होगा। ठीक है, फिर सेलेनियम का कितना आता है? 34 आता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलिनियम, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एम सेल। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादातर प्रेजेंट रहता है? ठीक है, ये पूछा गया। आप सोचिए थोड़ा सा, हम एक डायग्राम कर लेते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा सोच लिया। ये देखिए, ये मान के चलिए न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका के है, एल है, एम है, सॉरी एक और भूल गए, एन है। ठीक है, एम में पूछा गया तो एम में आपका 18 होता है। ठीक है, एन में कितना होता है? 32 होता है। एल में कितना होता है? तो एल में आपका 8 होता है। के में कितना होता है? तो 2 होता है। याद रखिएगा, यहाँ ज्यादातर पूछा गया तो एम में पूछा गया था, तो आपका करेक्ट आंसर 18 रहेगा। ठीक है, कभी कभी जो एम में रहता है उसमें 8 भी होता है, 13 भी होता है। ठीक है, सब एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे मैग्नीज को ले लीजिए तो उसका कितना होता है? 25 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना निकलता है? तो 2, ठीक है, 8 13 और 2 निकलता है। ये ट्रांजिशन मेटल का है। ठीक है, मैग्नीज, याद रखिएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर फिलहाल 18 रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 19 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, बोलता है कि 90 ग्राम पानी में कितना मोल मौजूद है। ठीक है, कितना मोल मौजूद है? आपको पता होना चाहिए कि मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर आपका 18 ग्राम मोल होता है। ठीक है, 18 ग्राम मोल होता है। कैसे होता है भाई? तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है, इंटू 2 होगा, 2 दिया हुआ, प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? 16 होता है। अब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 18 होगा। कुछ नहीं, बस डिवाइड दे देना है। ठीक है, डिवाइड दे देना, 90 ग्राम है बटा 18 ग्राम मोल। ठीक है, 18 पंजा हो गया, मेरा 5 मोल आएगा करेक्ट आंसर। कितना आएगा? 5 मोल करेक्ट आंसर आवेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नर्व्स आर द बंडल ऑफ। नसों के बंडल को क्या कहा जाता है? बताइए। देखिए, पहले अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, आप सोचिए थोड़ा सा, तब तक के लिए मेरे को काम कर लेते हैं। चलिए बताते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मेरा डायग्राम बन गया। देखिए,
यहाँ पूछता है कि नसों के बंडल के इनमें से कौन सा एक सही उदाहरण है। तो साफ पता चलता है, आपको डायग्राम पता रहेगा तभी बनेगा, वरना एकदम नहीं बनेगा। ये जो एक लंबा सा वायर देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है इसी को हम कहते हैं बंडल, नसों के बंडल का मतलब इसी में से आपका ढेर सारा वायर निकलता है, तार निकलता है, समझे। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, घर का ही, तो उसी में से ना लाल येलो ब्लू जो निकलता है, तो बस इसी को हम कहते हैं साइंस के हिसाब से, इस क्वेश्चन के अनुसार नसों के बंडल को हम इसी को कहा जाता है, ठीक है। और इसका एक दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि कभी कभी पूछता है कि बोलता है एक्सोन को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, ढेर सारा, तो आप मारिएगा नर्व फाइबर, ठीक है, नर्व फाइबर, उसको क्या कहा जाता है, तांत्रिका फाइबर, यार फाइबर का पता नहीं, तांत्रिका नर्व फाइबर होगा, ठीक है। एक्सोन को नर्व फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और देखिए बहुत सारा इस पे आपका 5 क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बताते हैं। दूसरा देखिए, कभी कभी पूछता है कि अच्छा बताओ गैप बिटवीन ऑफ 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड, ठीक है, मतलब पूछता है कि न्यूरॉन के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो न्यूरॉन के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है आप बताइए। तो न्यूरॉन के बीच के अंतर को साइनेप्स कहा जाता है। देखिए ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, यही दोनों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, साइनेप्स, ठीक है, SYNAPAC, साइनेप्स, ठीक है। हम बता रहे, आप लिख सकते हैं, वरना नहीं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स, साइनेप्स, ठीक है, साइनेप्स, याद रखिएगा। और कभी कभी पूछ देता है, जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं मेलिन शीथ, ठीक है, मेलिन शीथ, ठीक है, MYELIN, मेलिन शीथ, SHEATH, मेलिन शीथ। इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम रहता है स्वान सेल, ठीक है, स्वान सेल, SCHWANNCELLS, ठीक है, स्वान सेल्स। मेलिन शीथ को दूसरा नाम से क्या जाना जाता है, स्वान सेल्स, इसी को बोला जाता है। अब ये दोनों बीच के जो अंतर को रहता है, कभी कभी पूछ देता है कि अच्छा बताओ गैप बिटवीन मेलिन शीथ इज कॉल्ड, मतलब मेलिन शीथ के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है वो बताओ, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा एक्सोन, नर्व सेल, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। तो हाँ, मेलिन शीथ के बीच का अंतर को नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है, ठीक है, NOD, नोड ऑफ रेनवियर, RANVIER, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार कहते हैं, आप इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। पता है ना, साइंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच नहीं सकते, ठीक है, यदि कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है तो, वरना सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है, डेंड्राइट कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी और क्या बनता है, कभी कभी क्वेश्चन आगे है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे है, ठीक है, आगे हम बताते हैं, ठीक है। और एक्सोन किसको कहा जाता है हम बता दिए, जो ये वाला वायर था इसी को एक्सोन कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो काफी आपके लिए। और कुछ बचा है क्या, नहीं और कुछ नहीं, आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर ए सिग्नल पास फ्रॉम वन नर्व सेल टू नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एज, मतलब एक संकेत है, ठीक है, एक नर्व सेल से दूसरे में जो पास करता है उसको क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताएं, ठीक है, अभी तुरंत बताएं। साइनेप्स, सेल बॉडी, एक्सोन, नोड ऑफ रेनवियर, टेनवियर नहीं रेनवियर, RANVIER, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है, बार बार बता रहे, पूछा गया है, या आप खुद से देख लेना ना यार। देखो ये देखिए कैसा होगा, हम बताए थे अभी लास्ट में, ये जो इसके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट भी होता है, ठीक है, कनेक्ट भी होता है, तो इसी को हम कहते हैं सिग्नल पास फ्रॉम वन नर्व सेल टू नेक्स्ट इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है, इसी को हम साइनेप्स कहते हैं, ठीक है, इसी को साइनेप्स कहते हैं, बार बार कह रहे हैं साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारा बनता है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है साइनेप्स पे, इतना सारा क्वेश्चन है ना, मत पूछिए, सब घुमा घुमा के क्वेश्चन बनता है ना। बोलता है कि द प्लेस वेयर द एक्सोन ऑफ न्यूरॉन मीट्स द डेंड्राइट ऑफ अनदर इज कॉल्ड, तो उसका भी साइनेप्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि डेस खाली स्थान है,
send signal away from neurons whereas days receive signals from other neurons। हाँ बताइए। देखिए इसमें क्या बोलता है कि न्यूरॉन से संकेत भेजता है कौन। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक्सोन जो है वो न्यूरॉन से, ठीक है, न्यूरॉन्स ठीक है, न्यूरॉन से क्या करता है, सिग्नल भेजता है, ठीक है। जबकि डेंड्राइट जो है वो न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करता है। डेंड्राइट जो है क्या करता है, न्यूरॉन से, अभी तुरंत पिछले बार में बताए थे, ठीक है। इस सब क्वेश्चन घुमाया गया, बाकी सब एक ही जगह पे आएगा, ठीक है। डेंड्राइट क्या करता है, न्यूरॉन से क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है। रिसीव करना मतलब लेना, वापस लेना, ठीक है। ये है आपका करेक्ट आंसर, एक्सोन और डेंड्राइट होगा। साइनेप्स एक्सोन मत मारिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी बहाने मेरा कितना हम भी पढ़ ले रहे हैं। वैसे पढ़ने वाले लड़का नहीं है, पर यूट्यूब में मजा आने लगा और कुछ नहीं, मेरा भी हो जाता है। अमॉन्ग द फॉलोइंग इनर्ट गैस एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स दैट शो हाईएस्ट केमिकल रिएक्टिविटी इज। आपसे इसमें साफ पूछ रहा है कि इनर्ट गैस पता है ना, जो ग्रुप 18 में होता है, ठीक है। उसमें से बताइए कौन सा एक रिएक्टिव है, रिएक्टिव वो बताइए जो रिएक्ट करता है। जैसे सोडियम रिएक्ट करता है पानी के साथ तो कैसे होता है, ब्लास्ट होता है, जल जाता है। तो उसी में से कौन सा एक रिएक्टिव है, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका इनर्ट गैस नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका ग्रुप 1 में आता है, ठीक है, अल्कली मेटल में आता है। अच्छा, ये तीनों में से बताइए फिलहाल जेनॉन होगा, रेडॉन होगा या क्रिप्टन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट बताइए, रिएक्टिव गैस कौन सा है। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जेनॉन रहेगा, ठीक है। जेनॉन, ZE, ठीक है, जेनॉन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका वैलेंसी कितनी होती है, तो इसका वैलेंसी 0 होगा, ठीक है। इनर्ट गैस का हमेशा वैलेंसी क्या होता है, इनर्ट गैस का हमेशा वैलेंसी 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारा यार। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विच गैस इज रेडियो एक्टिव गैस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच गैस इज रेडियो एक्टिव गैस, कौन सा इसमें से एक रेडियो एक्टिव गैस है बताइए। बाकी नहीं है, सिर्फ एक ही है। देखिए बताते हैं। देखिए आपका रेडियो एक्टिव गैस जो है, रेडियो एक्टिव, वो रिएक्टिव था, ये रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव आपका जो है वो आपका रेडोन है, ठीक है, रेडोन, RN, रेडोन, ठीक है, रेडोन। नेक्स्ट देखिए, और फिर जेनॉन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जेनॉन को जाना जाता है, ठीक है। जेनॉन जो है वो स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जेनॉन। नेक्स्ट देखिए, पोन्स, सेलिबेलम एंड मेडुला आर द पार्ट ऑफ विच ब्रेन। ये किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का है, मिड ब्रेन का है, फोर ब्रेन का है या स्पाइनल कॉर्ड का है, बताइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, मेडुला के बारे में तो सब पता होगा, इन्वॉल्ट्री एक्शन है, ठीक है, जिसमें वॉमिटिंग ये सब होता है, ब्रीथिंग, सब इससे रिलेटेड है, ठीक है, मेडुला से। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन याद रखिएगा, ठीक है। हिंड ब्रेन का ये पार्ट है, पोन्स, सेरिबेलम और आपका मेडुला, ठीक है। सेरिब्रम आपका सबसे बड़ा होता है, वो प्रम होता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और जो सेरिबेलम है ये आपका बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो बॉडी पार्ट्स होता है उसको कंट्रोल करता है सेरिबेलम। चलने में एक क्वेश्चन आया था, हमको अभी भी याद है, क्वेश्चन पूरा अच्छे से याद नहीं है, बट ये कंट्रोल करता है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर उसका था सेरिबेलम, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। सेरिब्रम, ठीक है, देखिए वो सेरिबेलम था, ये सेरिब्रम था, इसको प्रम मस्तक कहते हैं, ठीक है। थेमलस, हाइपोथेमलस, प्यूटरिटी ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम एंड द ऑल्फैक्टरी बल्ब इज ए पार्ट ऑफ विच ब्रेन। ये किसके पार्ट का है, किसके अंडर में आता है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन या नॉन ऑफ दिस।
देखिए सेरिब्रम मतलब क्या बोले, परम मस्तिष्क, ठीक है। और फोर ब्रेन मतलब ये परम, ठीक है, मतलब सबसे इसका मतलब फर्स्ट में महत्व है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऐसे करके कुछ रिलेट करके याद कीजिए, तभी याद रहेगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर ये फोर ब्रेन रहेगा, ठीक है। इसी में आपका थैमलस, हाइपोथैमलस, प्यूटरिटी सब ग्लैंड आता है, ठीक है। फोर ब्रेन करेक्ट आंसर रहेगा। और जो मिड ब्रेन है ये दोनों के अटैच में है, ठीक है। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के अटैच में मिड ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोटर कंट्रोल, विजन, हियरिंग, ठीक है। विजन मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना, मोटर कंट्रोल मतलब जो आपका सब चीज का जो संचालन रहता है, ठीक है, बोलना, ये सब जो भी रहता है, बोलना, देखना, सुनना, उसी में सब आता है, ठीक है। ये किसके अंडर में, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन या मिड ब्रेन? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा मिड ब्रेन, ठीक है। क्या रहेगा, मिड ब्रेन रहेगा, ठीक है, मिड ब्रेन रहेगा। ये सब रट जाइएगा या प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मतलब अलग था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? हाँ, हिंदी में परिवर्तन बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट, डाइजेशन ऑफ फूड, मेल्टिंग ऑफ वैक्स या रस्टिंग ऑफ आयरन? चलिए बताते हैं। देखिए ग्रोथ ऑफ प्लांट में आपका फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड में आपका केमिकल बहुत सारे होते हैं पेट में, ठीक है, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये आपका भौतिक रिएक्शन, मतलब एक बार जो पिघला तो फिर वापस वो अपने रूप में आ सकता है, ठीक है। पर रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगने के बाद वो अपने रूप में नहीं आ सकता, ठीक है। पेड़ बनने के बाद वो छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे करके याद कीजिए। फूड डाइजेशन होने के बाद फिर से वो पेट में नहीं आ सकता, वो खाना होगा तभी आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके याद कीजिए। और बहुत तरीका है याद करने का, ट्रिक से, फिर भी पता नहीं बहुत कोई गलत मार्क एग्जाम में कैसे आ जाते हैं। आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, ये आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम? हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? पता होना चाहिए कि हीलियम आपका इनर्ट गैस में आता है, ग्रुप 18 में आता है, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। वैलेंसी पूछे तो 0 होता है। वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ए साल्ट पीटर? साल्ट पीटर के नाम से कौन सा जाना जाता है, बताइए। देखिए साल्ट पीटर के नाम से आपका पोटासियम नाइट्रेट जाना जाता है, ठीक है। ए नाइट्रेट, TRATE, नाइट्रेट, ठीक है। NaCl ये सोडियम क्लोराइड है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा KNO3, याद रखिएगा, साल्ट पीटर के नाम से यही जाना जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज हार्ड, वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल? डक्टाइल मतलब क्या होता है? लचीला होता है, ठीक है, हार्ड है और डक्टाइल भी है। आपका करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा, थोड़ा ट्राई कीजिए हल्का सा। कार्बोंडम होगा, टंगस्टन होगा, कास्ट आयरन होगा, नाइक्रम होगा। देखिए बहुत कोई इसमें कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज वाला ही क्वेश्चन लाना चाहिए और एग्जामिनर यही लाता है, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा नाइक्रोम। क्या होगा? नाइक्रोम। ये 1400 डिग्री के सेल्सियस में ये पिघलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये किससे किससे बना होता है नाइक्रोम? तो निकल प्लस क्रोमियम से बना हुआ रहता है, ठीक है। निकल प्लस क्रोमियम से बना हुआ रहता है, ठीक है, नाइक्रोम, याद रखिएगा। नाइक्रोम का यूज कहाँ पे होता है? तो हीटर के तार में यूज होता है। हम लोग तो हीटर में खाना पकाते हैं, जो लाइन से नहीं रहता है हीटर का तार, देखिएगा उसी में नाइक्रोम का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक टंगस्टन देख लीजिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना होता है? 3400 के कुछ लमसम में रहता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये इतना डिग्री सेल्सियस पे गलंकन करेगा, मतलब गलेगा, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये तुरंत गल जाता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि इतना डिग्री पे ये गलेगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ फिलहाल नाइक्रोम रहेगा, ठीक है। इजी था, ऐसे बहुत सारा है।
कभी कभी पूछता आयरन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 1500 होता है। आयरन का कितना होता है, 1500। ठीक है। एक है कार्बोरंडम, यहाँ पर नजर आ रहा होगा कार्बोरंडम, ये किसका और है, कार्बोरंडम किसका और है, तो कार्बोरंडम आपका सिलिकॉन कार्बाइड का है, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड का है। एक होता है कोरोंडम, ठीक है, कोरुंडम, ये होता है अल्मुनियम का और होता है। ठीक है, अल्मुनियम, कोरोंडम और है। ठीक है, और अल्मुनियम इसका करेक्ट आंसर आएगा। कोरोंडम का और पूछेगा तो अल्मुनियम होगा। ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सपोर्ट नोरिसेस एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन को मुलायम और प्रोटेक्ट कौन करता है, नोरिस करता है, केयर करता है, कुछ भी बोलो यार, प्रोटेक्ट कौन करता है न्यूरॉन्स को, निसेल बॉडीज, पेरिकायरॉन या गेंगलिया या गेलियल सेल। देखिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दो बार पूछा गया। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ग्रेजुएशन लेवल का है ये, फिर भी बता दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा गेलियल सेल। ठीक है, गेलियल सेल। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ट्रांजिशन मेटल, इसमें से कौन सा एक ट्रांजिशन मेटल है। देखिए, अल्मुनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम या कैल्शियम, जल्दी जल्दी बताते हैं। ठीक है, देखिए आपका करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज, ये आपका ट्रांजिशन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 8 13, सॉरी यार, 2 8 13, लास्ट में क्या होगा, 2 होगा। आपका यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इसका कितना होगा, 2 होगा मैग्नीज का, याद रखिए। कैल्शियम का पता है 20 होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम किस ग्रुप में आता है, तो अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप में आता है। ठीक है, अल्कली ग्रुप 2 में आता है। ठीक है, ग्रुप 2 में आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, अल्मुनियम जो है ये आपका किस में आता है, तो ये आपका आता है बलगेंटी। हाँ, ये ग्रुप 14 में आता है, ग्रुप 14 में आता है, जहां पे बोरोन है, अल्मुनियम है, गैलियम है। ठीक है, वहां पे आता है, ग्रुप 14 में आता है, नॉन मेटल में आता है। ठीक है, नॉन मेटल ही साइड है अल्मुनियम। ठीक है, वो साइड में आता है। ठीक है, अल्मुनियम नॉन मेटल कैसे होगा, पर ग्रुप 14 में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ट्रांजिशन मेटल के बाद आता है कौन सा, ब्लॉक पी पे आता है, ब्लॉक पी वाला। ठीक है, याद रखिएगा। अल्मुनियम का पता है एटॉमिक नंबर 13 होता है। ठीक है, कैल्शियम का 20 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन केमिकल चेंजेस, इसमें से कौन सा एक केमिकल चेंजेस है, बताएं। रासायनिक क्रिया जिसको बोलता है, तो बताते हैं। देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस, पानी पिघला फिर उसको हम जमा सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, जो वापस उसको दोबारा उस रूप में ला सकते हैं उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, इतना याद रखिएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, भाप बना, ठीक है, पानी बॉइल होकर फिर वापस वो गिरता भी है। ठीक है, बारिश होकर या कुछ भी। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर याद रखिएगा, वापस वो अपना रूप में आ जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा। जो याद करना कीजिए। ठीक है, आप समझ जाइएगा, इसलिए हम अलग से और 2-3 ऑप्शन लेके आए। बॉइलिंग ऑफ एग, अंडा एक बार पक गया, क्या दोबारा वैसा अंडा बन सकता है जो पहले था, नहीं, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। कुकिंग ऑफ फूड, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ, एक बार सब्जी बन गया दोबारा उस टाइप का फ्रेश सब्जी हो सकता है, नहीं होता। ऐसे करके याद कीजिए, रिलेट करके। बर्निंग ऑफ फूड, ठीक है, एक बार लकड़ी जल गया दोबारा उस टाइप का लकड़ी हो सकता है, नहीं होता, तो ये भी केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार लोहा में जंग लग के आधा लोहा गिर गया, क्या वापस वैसा लोहा हो सकता है, नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे करके याद कीजिए। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर 3 और 4 रहेगा, बॉइलिंग ऑफ एग, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट। इन ए सेल जीन्स आर प्रेजेंट इन, जीन कहाँ प्रेजेंट होता है कोशिका में, सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो चलिए बताते हैं। देखिए, ये आपका क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, कहाँ रहता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है
न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है क्रोमोसोम किससे बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपका डीएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ रहता है। क्रोमोसोम किससे बना हुआ रहता है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, काइटोप्लाज्म आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये कहां पे रहता है, तो ये आपका, अरे यार, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, सेल मतलब वही होता है ना, कोशिका, अच्छा, सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति होता है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है, इतना याद रखिएगा। और न्यूक्लियस मतलब होता है नाभिक, उतना इंग्लिश में यार दिक्कत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, इनमें से कौन सा एक कंपाउंड है, ये बताइए। देखिए, इसमें से आपका कंपाउंड रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, क्या रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपका प्योर है और दोनों एक ही रेशियो में है, याद रखिएगा। बाकी ब्रोंज और आपका स्टेनलेस स्टील है, ये आपका एलॉय है। ठीक है, एलॉय एक मिक्सर होता है धातु का। ठीक है, याद रखिएगा। और ग्रेफाइट जो नजर आ रहा है, ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। तो आपका फिलहाल आंसर रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे कंपाउंड का बहुत सारा है। सोडियम क्लोराइड है Na+Cl। ठीक है, इसमें सेम रेशियो में मतलब मिलाया जाता है, अनुपात, मतलब ये आपका प्योर रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर वाटर हो गया, ये सब आपका कंपाउंड है। ठीक है, एक और क्वेश्चन। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, बाप रे, हिंदी भी अजीब होता है इसका। बीच आयनों का आदान प्रदान करने वाली प्रतिक्रियाओं को इस रूप में जाना जाता है। अच्छा बताइए, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का जब एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो वो दोनों के बीच का रिएक्टेंट्स को क्या कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब पढ़े होंगे 9-10 में, बताइए। यही सब तो पूछा जाता है आजकल, ग्रेजुएशन लेवल तक पूछा जाएगा इसी टाइप का। कॉम्बिनेशन सीजीएल में भी पूछा जाता है, एयरफोर्स हो या कोई भी एग्जाम हो पूछा जाएगा। बस कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, एक्सचेंज ऑफ आयन दिया रहे बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखिएगा। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, देखिए तेल और पानी का अलगाव के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अलगाव प्रक्रिया को। डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग, फनेल या सब्लिमेशन या इवापोरेशन, क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। एक होता है डेक्टनेशन भी होता है। ठीक है, डेक्टनेशन भी, अच्छा ये बाद में आगे मिल जाएगा। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हैज द फॉलोइंग नेचर। देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो एसिडिक है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है। बताइए। कॉपर सल्फेट का तो फॉर्मूला पता है, CuSO4 होता है। ठीक है, सल्फेट क्या है भाई, तो सल्फेट आपका एसिडिक है, सल्फ्यूरिक से ही बना है ना एसिडिक। आप इतना से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक तो नहीं होगा, कोई जिंदगी में नहीं होगा। न्यूट्रल हो सकता है या नहीं भी हो सकता, न्यूट्रल तो नहीं होगा। एम्फोटेरिक भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्योंकि वाटर और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा एसिडिक। एसिडिक, और जब वैसे आप नहीं याद कर सकते तो ऐसे तो याद कर सकते हैं पीएच वैल्यू से। तो कॉपर सल्फेट का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 4.5 होता है। ये किसके करीब है, तो एसिडिक के करीब है। 0 से हम बताए थे ना, 0 से 7 और 7 से 14। 0 से 7 के बीच में एसिडिक होता है, 7 से 14 के बीच में क्या होता है, बेसिक या अल्कली। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय। ठीक है,
आपको 4.5 क्या है, एसिडिक। आपका करेक्ट आंसर एसिडिक रहेगा। ऐसे याद कीजिए, जो बीच में रहता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं, जो 7 और 14 के बीच में रहता है उसको अल्कली बेसिक बोलते हैं, ठीक है। प्यूरिटी ऑफ गोल्ड सब्सटेंस कैन बी चेक बाय इट्स, किसके द्वारा सॉलिड की जो प्यूरिटी रहती है वो चेक होती है? गोल्ड नहीं, सॉलिड यार। बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट या सोल्यूबिलिटी इन अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताते हैं। देखिए, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसकी प्यूरिटी हम मेल्टिंग पॉइंट से चेक करते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट से चेक करते हैं। नेक्स्ट, ए मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, एथेनॉल और वाटर को कैसे सेपरेट किया जाता है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन जो है वो आपका कैम्फर का कुछ ऐसा क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा। डेक्टनेशन तो ऑयल एंड वाटर का सेपरेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। साल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय, कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है साल्ट को? ये जेसीसी में पूछा गया था, रेलवे में भी पूछा गया था, ठीक है, आगे भी पूछा जाएगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इवापोरेशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस सब्सटेंस, इसमें से कौन सा एक हेट्रोजेनियस सब्सटेंस है? हेट्रोजेनियस में वही है कि जो पूरा तरह ना घुल जाए, मिक्स ना हो जाए, ठीक है। देखिए, बोटल वाटर मिक्सचर है, ठीक है, ये ठीक है। पीसेस ऑफ कॉपर, ठीक है, ये पूरा घुल जाता है, ठीक है। टेबल साल्ट भी, पर कैंडल नहीं। कैंडल में आपका क्या है, ये आपका हेट्रोजीनियस है, इतना याद रखिए ना। देखिए, कैंडल है, ठीक है, आप रिलेट करके याद रखिए। यहाँ पे क्या है, बत्ती है, ठीक है, और ये कैंडल है, ये दोनों कभी मिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर आएगा कैंडल, ऐसे याद कीजिए, ठीक है। वाटर आपका हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जो पूरी तरह मिक्स ना हो, ठीक है, उसी को कहते हैं हेट्रोजीनियस। तो आपका ये कैंडल होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेमोजेनियस, इसमें से कौन सा एक हेमोजेनियस है? देखिए, ग्रेनाइट हेट्रोजीनियस है, ऑयल एंड वाटर हेट्रोजीनियस है, मडी वाटर क्या हेट्रोजीनियस है। बाकी आपका कॉपर सल्फेट ये हेट्रोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस है, ठीक है, ये होमोजीनियस है, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट CuSO4। अपने से खुद से रिलेट करके याद कीजिए, किताबी भाषा से नहीं। सोल्यूबिलिटी इज ए गुड सेपरेशन टेक्निक ऑफ, ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो यदि याद रहा तो सही रहेगा, नहीं याद रहा तो गया 1 मार्क्स। देखिए, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका डिफरेंट साल्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, कौन सा एक नमक पानी में घुलनशील नहीं है? क्लोराइड घुल जाएगा, ठीक है, आप यहां से याद कीजिए, उतना अंदर मत जाइए। क्लोराइड घुल जाएगा, नाइट्रेट्स घुल जाएगा, फॉस्फोट घुल जाएगा, ठीक है। जो दिया है सोडियम और फिर अमोनियम, ये तो घुल जाता है, ठीक है। आपको ये नहीं घुलेगा। कार्बोनेट्स, पीबल का क्या होता है, पीबी क्या होता है, लेड, ये नहीं घुलेगा, ठीक है। कॉपर नहीं घुलेगा, ठीक है, Cu मतलब कॉपर। कार्बोनेट्स ऑफ Pb एंड Cu नहीं घुलेगा। आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा। On the levels of the bottle, some soft drinks are claimed to be acidity regulator. They regulates acidity using, क्या बोल रहा है कि बोतलों के लेवल पर कुछ शीतल पे अम्लता नियामक होने का दावा किया जाता है। वे अम्लता को नियंत्रण करते हैं। इजी है ये होगा आपका बाइकार्बोनेट साल्ट, ठीक है, बाइकार्बोनेट साल्ट से, ठीक है। ये सब रट जाइए, पूछा जाएगा। एंटासिड्स आर कॉमनली यूज टू गेट रीड ऑफ एसिडिटी इन द स्टोमच, पेट के जलन के लिए जो अम्ल होता है। क्या क्वेश्चन क्या पूछा था? आमतौर पर पेट में अम्लता से छुटकारा पाने के लिए एसिडिक का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एंटासिड कौन सा? अच्छा, एंटासिड बोल रहा, ठीक है। जो डाइजेशन नहीं होता तो उस टाइम एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, और एसिडिक से छुटकारा पाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैथ अब आता है। देखिए, ए मैन कैन रोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स, ठीक है। ही कैन ऑल्सो रोज 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 16 आवर्स। फाइंड द रेट ऑफ करेंट, ठीक है। आप इसका हिंदी समझिएगा, हम एकदम ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है। बताएंगे तो उतना समय बहुत लगेगा, ठीक है। आप देखिए एकदम ट्रिक से बता रहे, ठीक है। बहुत लंबा बनने वाला है, पर इसको ट्रिक से हम इजी करते हैं। देखिए सिंपल, जब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और टाइम दिया रहा है, फिर से अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और टाइम दिया रहा है, तो देखिए कैसे बनाना है इसको। यहां लिख देंगे सॉरी यार, पेन चल यार, अरे 40 बटा कितना है, यू होगा, अप स्ट्रीम है, ठीक है, प्लस डाउन स्ट्रीम का कितना दिया हुआ है, 60 दिया है, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 13 दिया है, ठीक है। फिर नीचे देखिए, फिर अप स्ट्रीम का कितना दिया है, 50 दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब जगह पूछा गया है, ठीक है। अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम का कितना है, 72 दिया हुआ है। डी टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया 16, ठीक है। इतना हो गया, हम सजा दिए इसको। अब देखिए 40 और 50 का एसीएफ लेंगे, ठीक, क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और 60 और 72 का भी इधर लेंगे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे इजी तरीका बता रहे, समय एकदम नहीं लगेगा, ठीक है। इसका लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 आएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो 12 आएगा, 60 और 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब देखिए जो सबसे बड़ा है, ठीक है, यानी डी, जो सबसे बड़ा है डाउन स्ट्रीम प्लस मतलब बड़ा, माइनस मतलब छोटा, ऐसे रिलेट करके याद कीजिए। 12 है तो 60 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड देंगे, ठीक है। 12 25 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए 5 को हम उधर ले जाएंगे, इस वैल्यू पर पुट करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू पर पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे यदि 40u इक्वल टू 5 को उधर ले जाएंगे तो 13 माइनस 5 कितना होता है भाई, तो 13 माइनस 5 होगा 8। तो u का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा, डिवाइड दीजिए, 8 25 40, u का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ करेंट। रेट ऑफ करेंट मतलब क्या होता है, तो रेट ऑफ करेंट का मतलब होता है आपका माइनस, मतलब धारा के साथ में डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम होता है, ठीक है। अप डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम होता है। तो डाउन स्ट्रीम मेरा पहले कितना निकला था, 12 निकला था, अप स्ट्रीम कितना निकला, 5 निकला। तो 12 माइनस, देखिए यहाँ पे कर दे रहे, डी माइनस यू बटा 2, ठीक है। डी कितना था, 12 से 5 आ जाएगा तो कितना होगा, तो 7 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 को डिवाइड दीजिए 2 से तो कितना आएगा, 3.5 करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इजी है, बहुत इजी तरीके से बताएं, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। 3.5 देख यार, यहाँ पे ऑप्शन ही मेरे से गलती लिखा गया था, ठीक है, 3.5 होगा, ओके। देखिए सभी का आंसर करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ए बोट मैन गोज 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स एंड रिटर्न बैक 12 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, शांत जल, एंड रेट ऑफ द स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। 5 किलोमीटर ऑप्शन दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन दिया हुआ है, 2 3 5 2 और 4 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, शॉर्टकट में लिखे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते बनाते हैं। डाउन स्ट्रीम में बताए थे क्या होता है, प्लस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। पहले हम इसको किलोमीटर पर आवर में तोड़ते, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में 48 बटा 8 कितना होगा, 8 6 के 48 होगा, 6 आ गया, ठीक है, डाउन स्ट्रीम वाला। अब अप स्ट्रीम का देखते हैं, रिटर्न बैक बोला गया था, 48 बटा 12, 12 6 8 25 40, 8 6 के 48, 12 25 12 का 24 36, 12 6 के 48 यानी 4, ठीक है। अप स्ट्रीम का 4 आया, डाउन स्ट्रीम का 6 किलोमीटर पर आवर आया और अप स्ट्रीम का 4 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। हमसे क्या बोला था, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में क्या होता है, मतलब शांत जल में प्लस होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। तो यानी 6 + 4 बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। एक का मेरा निकल गया कितना, 5 निकल गया। दूसरा का निकालते रेट ऑफ स्ट्रीम, धारा के साथ क्या होता, तो 6 - 4 बटा 2 यानी कितना होगा, 1 आएगा, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका पहला वाला आंसर करेक्ट है इजी।
नेक्स्ट देखिए सेम वैसा ही है जो पहला वाला मैथ्स बताए थे। चलिए इस बार हम समझाते हैं इसमें। ए बोट कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। एक जो बोट है वो 24 किलोमीटर मतलब नीचे की ओर जाता है, ठीक है, और ऊपर की ओर 36 किलोमीटर 6 आवर्स में आता है, ठीक है। नीचे की ओर मतलब क्या, पानी के अंदर नहीं, वो धारा के साथ, और ऊपर धारा के विपरीत, ऐसे करके याद कीजिए, ठीक है। बाकी सब वैसा ही आप समझ जाइएगा, ठीक है। हम बनाते हैं। यहाँ पे 2 गो अप स्ट्रीम, 2 गो डाउन स्ट्रीम, 2 गो टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 24 बटा अप स्ट्रीम प्लस 36 बटा डाउन स्ट्रीम इक्वल टू टाइम कितना है, 6 आवर्स दिया है। फिर नीचे दिया है कितना, 36 दिया हुआ है, 36 अप स्ट्रीम प्लस फिर से वही सेम है। एक सेकेंड यार, 36 अप स्ट्रीम है ना, 36, अच्छा उल्टा पलटा किया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है, कोई बड़ी बात नहीं। 24 डाउन स्ट्रीम, टाइम कितना दिया हुआ है, 13/2, सॉरी यहाँ 1/2 है, ठीक है। 6 का 6 12, 12 प्लस 1 13, 13/2 होगा, ठीक है। अब देखिए सेम वैसा ही है जो हम अभी तुरंत बताए थे, ठीक है। एसीएफ लीजिए दोनों का, कितना आएगा, 12 का 12 24, 12 3 36, 12 एसीएफ आएगा, इसका भी 12 आएगा, ठीक है। अब 36 को 12 से डिवाइड दीजिएगा कितना, 12 का 24, 12 3 36, ठीक है। तो कितना हो गया, 24/u इक्वल टू उधर 6 - 3 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। फिर 3 8 24, यानी u का वैल्यू कितना आ जाएगा, u का वैल्यू 8 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, धारा के साथ, धारा के साथ में क्या होगा, माइनस बताए थे, 12 - 8 कितना होगा, 12 - 8/2 यानी 4/2 होगा, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत इजी तरीका से बताएं। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। देखिए दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, पर बड़ा देख के सब कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 100 मीटर की दूर से देखा। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 8 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की गति 10 किलोमीटर पर आवर है, फिर चोर को आगे निकलने के लिए कितनी दूरी भागना पड़ेगा। देखिए चलिए बनाते इसको, बड़ा इजी तरीका से बनाएंगे, ठीक है। उतना समझाएंगे नहीं, बस आप समझ लीजिएगा, फालतू का टाइम बर्बाद। 100 मीटर है, बस जल्दी बता रहे, ठीक है। चोर को पुलिस ने 100 मीटर की दूरी से देखा, ठीक है। यहाँ पे आपका चोर थीप, यहाँ पे आपका पुलिस, ठीक है। थीप का कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर है। फिर आपका पुलिस का कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है। इसको क्या कीजिएगा, इसको रेशियो में तोड़िए, 2 × 10, 2 × 8, ठीक है, हो गया एकदम। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था कि चोर को आगे निकलने के लिए कितनी दूरी भागना होगा, मतलब चोर का पूछा है, चोर का किसका पूछा है, चोर का पूछा है, ठीक है। तो 100 इंटू चोर कहाँ गया, यहाँ पे है 4 बटा ये दोनों का डिफरेंस 5 - 4, ठीक है। 5 - 4 जो डिफरेंस आएगा उसको नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी आपका 400 करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है इजी। चलिए देखिए 400 यहाँ पे 400 मीटर, ठीक है। एकदम इजी तरीका से बताया, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, जाकर ढूंढ लीजिए जाकर। देखिए नेक्स्ट, एक चोर पुलिसकर्मी द्वारा 200 मीटर की दूर से देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिसकर्मी की गति 12 किलोमीटर घंटे हो तो चोर को आगे निकलने के लिए, फिर से चोर ही का पूछ रहा है, ठीक है। तो वैसा ही करेंगे, एक लाइन पारेंगे, 200 मीटर है, यहाँ चोर यहाँ पुलिस, ठीक है। चोर का कितना रफ्तार है, 10 किलोमीटर है पर आवर। पुलिस का रफ्तार 12 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों को रेशियो में तोड़िए, 2 × 12, 2 × 5 10, दोनों को डिफरेंस कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। हमसे किसका पूछा है, तो हमसे पूछा चोर का, तो 200 × 5/1 यानी 5 का 5, 5 दूनी 10, 1000 मीटर आएगा। आंसर क्या चीज में, किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड दे दीजिए, यानी 1 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर आएगा। है इसी। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 2 आएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट दिया रहा है धारा के साथ, तो D - U डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2 कर देंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट दिया रहा है, स्टील ऑफ वाटर दिया रहा है,
मतलब शांत जल में तो डी प्लस यू बटा 2 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत तीखा है। ठीक है, जो अभी ला रहे हैं बहुत छूटता है एग्जाम में। ए मैन कैन रो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर इफ द स्पीड ऑफ द करेंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड इन व्हाट टाइम विल बी एबल टू कवर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कहता है एक आदमी 60 किलोमीटर दूरी तय डाउन स्ट्रीम में 6 आवर्स में कर सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की ओर जो जाता है, नीचे पानी के अंदर नहीं, जो नाव जाती है डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में जो उठता है धारा के विपरीत। ठीक है, वो बोल रहा है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं इसका डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, जो नीचे की ओर जाता है वो किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। ठीक है, चाल उसकी निकालेंगे तो 60 बट्टा एकदम ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, आप समझिएगा 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब स्पीड ऑफ मैन का निकालेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ मैन का कितना हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ मैन का निकल जाएगा। धारा का चाल कितना दिया था, 3 दिया था। ठीक है, धारा की चाल 3 दिया था, मतलब वो नीचे भी गया ऊपर भी गया। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक्स होता है, आप दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है, मेरा निकला किलोमीटर पर आवर 10 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर था। अब देखिए 3 दूनी 6, 10 माइनस 6 हो जाएगा तो कितना होगा, 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। हमसे टाइम पूछा था, टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। ये स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। यही उल्टा फल्टा होता है। ठीक है, तो 16 किलोमीटर आवर दिया हुआ है अप स्ट्रीम में और 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है यहाँ पे। टाइम निकल जाएगा 4×4=16, यानी आपका 4 करेक्ट आंसर आएगा। बस दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करने पर सब ठीक रहेगा। समीर कैन रॉज ए सर्टेन डिस्टेंस, हिंदी में पढ़ रहे। ठीक है, समीर एक निश्चित दूरी को 24 घंटे में नीचे की ओर जा सकता है। यार हिंदी भी अजीब है। और 36 आवर्स में उसी दूरी को कवर करके वापस आ सकता है। यदि धारा 12 किलोमीटर पर आवर की दर से बहती है तो पानी में समीर की गति। देखिए बस क्वेश्चन देखना और समझना है। ठीक है, देखिए समीर कैन रोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इतना आवर है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है एंड कम बैक द सेम डिस्टेंस इन 36 आवर, टाइम दिया हुआ है। इफ द स्ट्रीम फॉलोज द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ स्टील वाटर। स्टील वाटर में हम क्या बोले थे, प्लस करना। स्टील वाटर में क्या बोले थे, अब डाउन स्ट्रीम में गया और अप स्ट्रीम में गया तो कुछ नहीं, 12 किलोमीटर पर आवर दिया ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो डिस्टेंस निकालना नहीं है, किलोमीटर पर आवर में हम ट्रिक्स बता रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक है, देखिए 24 दिया हुआ है इंटू कितना, 12 किलोमीटर पर आवर दिया है। प्लस का साइन होगा, क्या हम बोले थे, प्लस का साइन होगा। ठीक है, स्टील वाटर में। ठीक है, बटा 36 इंटू 12। ठीक है, अब देखिए 12 कट जाएगा, 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका, 60 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका 60 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, या दूसरे तरीका से और एक तरीका है, आप इस तरीका से बनाइए। ये वाला तो पूरा अल्टर हो गया यार। ये देखिए मेन तरीका बनाने का तरीका आपका ये कहता है, देखिए एक सेकेंड 24 घंटा। हाँ देखिए क्वेश्चन यार कहाँ है, क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम में 24 घंटा। ठीक है, 24 आवर एंड कम बैक कवरिंग सेम डिस्टेंस इन 36 आवर इफ द स्पीड ऑफ रेट 12 किलोमीटर पर आवर। हाँ देखिए, चलिए उसी तरीका से बनाते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस होता है, इतना आवर्स दिया हुआ है तो स्पीड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करना है, x प्लस 12 डाउन स्ट्रीम प्लस होता है इंटू 24 इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, फिर अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, x माइनस 12 इंटू 36 होता है। ठीक है, 36 दिया हुआ है। ठीक है, आवर। अब 24 और 36, 12 का 12 में 24, 12 दिया 36, इसको सॉल्व कीजिएगा तो सेम आपका 60 किलोमीटर पर आवर आंसर ही आएगा। ठीक है, सेम वैसा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हिंदी में चलते यार। एम तथा एन एक ही दूरी को क्रमांश 80 किलोमीटर
प्रति आवर तथा 100 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करते हैं। यदि m जो है n से 30 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है, तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए ये भी आपका दो तरीके से बनेगा। ठीक है, एक तरीका से बनाते हैं एकदम इजी तरीका से। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ m लिख देते हैं, यहाँ n लिख देते हैं। ठीक है, m का कितना दिया हुआ किलोमीटर पर आवर, c दिया हुआ है स्पीड, और इसका कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ स्पीड है। स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है टाइम। ठीक है, तो टाइम में क्या हो जाएगा, आगे हम इसको छोटा कर देते हैं, काट के 0 0 काटा, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यानी 5 इधर हो गया। अब इधर कितना हो गया 4 हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था हम, किस लिए इसलिए किए, क्योंकि m टेक्स 30 मिनट्स लॉन्गर देन द n, क्योंकि m जो है वो 30 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, तो m किससे लेता है, n से 30 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, तो कितना हो गया 5 दिया 15। हमको आवर में चेंज करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में आंसर है, तो इसलिए हमको आवर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो 5 × 30/60। ठीक है, 30 दूनी 60, यानी 1 सेकेंड, हाँ 30 दूनी 60, यानी 5/2 आ गया। ठीक है, 5/2 आ गया। अब हमको क्या निकालने बोला था, डिस्टेंस निकालने बोला था। डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, टाइम हो गया, स्पीड होता है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। स्पीड कितना, 1 सेकेंड, स्पीड कितना दिया हुआ था पहले, m का 80 दिया हुआ था। ठीक है, इंटू 80 कर देंगे, 2 चौके 8, यानी 5 4 20, यानी आपका 200 किलोमीटर करेक्ट आंसर आएगा। 200 किलोमीटर करेक्ट आंसर आएगा। एक और तरीका देख लीजिए, 1 बट्टा कितना है 100 दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, m का दिया हुआ है। n का कितना है, n का 1/80 दिया हुआ है। टाइम कितना बढ़ा है, 30 सेकेंड बढ़ा है, 30/60, 30 मिनट है। ठीक है, 30/60। अब ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 का 8 16, 8 24 और 4 32, 8 5 40, यानी 400 आएगा। 8 5 40, 400 आएगा। 100 कट गया, ऊपर जाएगा तो 4 के 4 प्लस 0, 8 5 40, ऊपर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 कितना हो गया, इधर 30/60 हो गया। ठीक है, 0 0 कट गया, 40, और इधर अभी और कटेगा, 5 4 9 हो गया, 9/400 इक्वल टू 3/6। ठीक है, 30/6 है यार, 30/6 है। ठीक है, और फिर 3 3 9, 3 10 आया यहाँ पे, 6 6 18, ये मतलब पूरा कट के ये भी आपका 200 आंसर आएगा। ठीक है, इसका भी पूरा कट के आपका 200 आंसर आएगा, देख लीजिएगा। B completes 50% of the work in 20 days. Now C and B end the rest of the work in 4 days. In how many days C alone can accomplish the same work? देखिए बहुत इजी है ये वाला, समझे, मतलब लगेगा एग्जाम में कि हार्ड है, पर है नहीं। B कंप्लीट 50% वर्क 20 दिन में करता है। ठीक है, तो B का हमको निकालते हैं 50% वर्क का, बहुत इजी है ये वाला, 1/20। ठीक है, हम इस तरह बनाते हैं, बहुत कोई इस टाइप का बनाता होगा, वो दूसरे तरीका से। ठीक है, हम इसी टाइप का बनाते हैं। 50 दूनी 100, यानी कितना आ गया 1/40 आ गया B का वैल्यू। फिर बोलता है कि जो C और B है आधा वर्क को 4 दिन में करता, मतलब रेस्ट वर्क को। B 50%, तो 50% B C मिलके किया होगा, B प्लस C। सेम वैसा ही करेंगे, 50/100 इंटू 1/4, 50 दूनी यानी 1/8 आ गया। ठीक है, B का और B प्लस C का आ गया। हमको क्या बोला था, C का अकेला काम दिखाने के लिए, तो C इक्वल टू क्या होगा, B माइनस B हो जाएगा। ठीक है, 1/40 माइनस 1/8। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 40 आएगा। ठीक है, 8 5 40 और एक 1, यानी 4/40 आएगा। 4/40 को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 1/10 आ जाएगा। 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेज में हो जाएगा। अभी क्या था, वर्क में था, अब वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डेज में आएगा। करेक्ट आंसर 10 डेज आएगा। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अरे फाइनली लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए। ठीक है, बहुत लंबा था यार, मैं भी थक गया था। देखिए, ए बस रन एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड इज इंक्रीज 10 किलोमीटर पर आवर, देन इट स्पेंस 20 किलोमीटर मोर देन इट द सेम टाइम, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस। देखिए, इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और भी इजी है। देखिए, मान लेते हैं कि स्पीड जो क्या बोलते हैं, स्पीड इज इंक्रीज इतना है। ठीक है, मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है इसका x है। ठीक है, डिस्टेंस x है,
स्पीड कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, पहले 50 था शुरू में, ठीक है, इक्वल टू, फिर बाद में क्या हुआ कि 20 किलोमीटर मोर इन सेम टाइम, ठीक है, ये दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ बढ़ा है क्योंकि 20 किलोमीटर क्या हुआ, बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि साथ में आपका क्या बढ़ा है, आपका डिस्टेंस बढ़ा है, साथ में क्या बढ़ा है, आपका चाल भी बढ़ा है, यानी स्पीड भी बढ़ा है, ठीक है, 10 किलोमीटर बढ़ा हुआ है ना स्पीड, तो 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बस यही तो करना था, क्वेश्चन समझ गए। अब चलिए काटते हैं, 0 0 इधर कट गया, उधर कितना हो गया 6x, इधर कितना हो गया 5x, प्लस 5 5 का 5 में 10, कितना हो गया 100 हो गया। अब 6x 5x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका 100 करेक्ट आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हम ही बोल रहे क्योंकि कंप्लीट हो गया, ठीक है।